नमस्कार। मैं मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय में भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं, इस पर हम विचार पूर्व में किया था। अपराध के संबंध में, अपराध के अवधारणा के संबंध में, उनके लक्षण और अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत में। अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत में इटालियन संप्रदाय, जो कि यह माना गया कि अपराधी जो है वो जन्मजात होता है, यानी अपराधियों का एक टाइप होता है। इसके साथ ही अपराध के कारण संबंधी जो सिद्धांत थे उसमें शास्त्रीय सिद्धांत को माना गया, और अब इसके पश्चात कुछ समाजशास्त्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने यह कहा है कि अपराधी जो व्यक्ति है उनका टाइप नहीं होकर के बल्कि समाज की सीख का परिणाम होता है। यह लंबी सीख का परिणाम होता है। अर्थात यह सिद्धांत जो आया है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, या समाज में लंबी सीख का परिणाम होता है। इसका मतलब अपराधी जो है, पूर्व की जो धारणा थी लोम्ब्रासो, गेरिफेलो और एनरिको फेरी की, जिसमें अपराधी जन्मजात बताया था, लेकिन अब ये जो सिद्धांत है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसको कहा गया है अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन बनाए जाते हैं। इसमें अमेरिकन समाजशास्त्री E.S. सदरलैंड, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी थी, जिसमें अपराध के वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत की। सदरलैंड ने 1939 में विभिन्न संपर्क का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख रूप से दो व्याख्याएं प्रस्तुत की। पहली परिस्थिति संबंधी व्याख्या और दूसरी जन्म संबंधी या ऐतिहासिक व्याख्या। परिस्थिति संबंधी व्याख्या में अपराध को परिस्थितियों का प्रतिफल माना गया है। जैसे एक नौकर घर पर मालकिन के अभाव में उसके आभूषण चुराकर ले जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मालकिन की अनुपस्थिति में नौकर को चोरी करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। ऐतिहासिक या जन्म संबंधी व्याख्या अपराध को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपराधी कार्य परिस्थिति के परिणाम स्वरूप नहीं वरन एक लंबे समय की सीख का परिणाम है। सदरलैंड अपराध को संगति और सीख का परिणाम मानते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपराध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी संगति कैसी है, यानी अपराधी प्रवृत्तियों के संगत में रह करके व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और वह भी अपराधी प्रवृत्ति करने में संलग्न हो जाता है। इसके लिए सदरलैंड ने 3 बातें प्रमुख रूप से बताई हैं। पहली, व्यक्तिगत मित्रता। दूसरी, निष्क्रिय समूह की सदस्यता। इस समूह में जैसे खेल का मैदान, गैंग या क्लब आदि हो सकते हैं। इससे उत्पन्न संगति में आने पर व्यक्ति में सुझाव,
ग्रहणशीलता बढ़ जाती है और वह नेता की पूजा व अनुकरण को महत्व देने लगता है। किसी भी बुरी संगति में आने पर व्यक्ति में कई प्रकार की अपराधी आदतें उत्पन्न होती है। जैसे वह समुदाय के प्रति संघर्षशील दृष्टिकोण को अपनाता है, उसमें विध्वंसक प्रवृत्तियां पैदा होती है और वह अपराधी नेता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर गैंग की अपराधी संहिता को अपना लेता है। एक मिलनसार व्यक्ति अमिलनसार की तुलना में अपराध शीघ्र सीख लेता है। अगर हम ये कहें कि E.S. सदरलैंड ने अपने जो यह सिद्धांत है कि अपराधी एक लंबी सीख का परिणाम होते हैं, तो इसके लिए कुछ जो है प्राकल्पनाएं सदरलैंड ने प्रस्तुत की। जैसे अपराधी व्यवहार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होता है, वह व्यवहार सीखा जाता है, यानी अपराधी व्यवहार को सीखता है, न कि वंशानुक्रमण के आधार पर उसको विशेषताएं प्राप्त होती है अपराध की। दूसरी, अपराधी व्यवहार अन्य लोगों से अंतःक्रिया द्वारा या संचार के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तीसरी बात अगर हम कहें तो अपराधी व्यवहार प्राथमिक समूह के संपर्क की देन है, यानी प्राथमिक समूह जिसमें परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह, ये सारे समूह हैं। अगर इनमें कोई अपराधी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मानस पटल पर प्राथमिक समूह का प्रभाव तीव्र और जल्दी होता है। अपराध की प्रेरक शक्तियों को व्यक्ति कानूनी संहिताओं की स्वीकृत या अस्वीकृत परिभाषाओं द्वारा सीखता है। एक अपराधी कानून की अनुकूल परिभाषाओं के स्थान पर प्रतिकूल परिभाषाओं को अधिक अपनाता है, अर्थात वह गैर अपराधी प्रतिमानों की तुलना में अपराधी प्रतिमानों के संपर्क में अधिक आता है। संपर्क भी समय, तीव्रता, प्राथमिकता और पुनरावृत्ति के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। एक व्यक्ति अपराधी बनेगा या नहीं, यह इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि वह कितने समय तक, कितनी तीव्रता से और कितनी बार अपराधियों के संपर्क में रहा है। इसके अलावा सदरलैंड की मान्यता है कि संगठित समाज में असंगठित समाज की तुलना में अपराध कम होते हैं, ये माना गया है। परंतु कुछ विद्वानों ने जो है सदरलैंड के इस सिद्धांत की आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक और प्राणीशास्त्रीय कारकों की इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। जॉर्ज बोल्ड उन्होंने लिखा है कि अपराधियों के संपर्क में आने पर कुछ व्यक्ति ही अपराधी बनते हैं, शेष क्यों नहीं, अर्थात दूसरे व्यक्ति भी तो अपराधी की संपर्क में आते हैं, तो केवल कुछ लोग ही अपराधी बनते हैं, बाकी क्यों नहीं। इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। डेनियल ग्लेजर ने सदरलैंड के सिद्धांत को थोड़ा संशोधित किया और उन्होंने विभिन्न तादात्म्यीकरण का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि अपराधियों के संपर्क में आने पर सभी व्यक्ति अपराधी इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके संदर्भ समूह अलग अलग होते हैं और एक व्यक्ति उसी संदर्भ समूह के अनुसार कार्य करता है, व्यवहार को ढालने का प्रयास करता है जो उसके लिए सकारात्मक होता है, जिसके लिए वह अपने को अनुकूल मानता है। तो इस आधार पर जो है डेनियल ग्लेजर ने विभिन्न तादात्म्यीकरण यानी E.S. सदरलैंड के सिद्धांत को संशोधित किया और विभिन्न तादात्म्यीकरण की बात कही। दूसरा समाजशास्त्रीय सिद्धांत आता है क्लोवार्ड और ओहलीन का सिद्धांत। इन्होंने विभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया है।
जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति जब वैध साधनों से नहीं कर पाता है तो वह गैर कानूनी साधनों का सहारा लेता है। यानी कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा कानून को ध्यान में रखकर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, लेकिन जब वह इन नियमों को जो है वो पालन नहीं करता है तो वह गैर कानूनी साधन जो व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते, जैसे हम ये कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के युवा लोग जब मध्यम वर्ग के मूल्यों और उद्देश्य को वैध तरीके से नहीं अपना पाते तो वे अवैध तरीके को प्रयोग में लाते हैं। अवैध साधनों की उपलब्धि में अंतर के कारण ही अपराध की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। क्लोवार्ड और ओहलिन ने इसके लिए 3 बातें कही है। नंबर 1, अपराधी उप संस्कृति। इसमें अपराधी गिरोह भौतिक लाभ के लिए अवैध साधनों जैसे चोरी, कपट, धोखा आदि का सहारा लेता है। ये लोग हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात अगर कहें तो इसमें संघर्ष उप संस्कृति, इसमें गिरोह धमकी, मारपीट आदि का सहारा लेते हैं। और तीसरी बात अपक्रमण वाली उप संस्कृति, इसमें नशीली वस्तुओं जैसे शराब, अफीम, गांजा, चरस आदि का प्रयोग किया जाता है। परंतु जिस प्रकार सदरलैंड के सिद्धांत की आलोचना हुई, ठीक इसी प्रकार क्लोवार्ड और ओहलिन की इस सिद्धांत की भी आलोचना विद्वान करते हैं, जिसमें यह कहा गया कि क्लोवार्ड और ओहलिन ने कहीं पर भी यह नहीं बताया है कि कौन से वैध है और कौन से अवैध है। यानी अवसर को वैध और अवैध के रूप में उन्होंने नहीं समझाया है, क्योंकि एक अवसर एक व्यक्ति के लिए वैध हो सकता है लेकिन वही अवसर दूसरे व्यक्ति के लिए अवैध हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत केवल अपराधी उप संस्कृति द्वारा समर्थित क्रियाओं की ही व्याख्या करता है, सभी प्रकार के अपराधों की नहीं करता है। और तीसरी बात बस यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात इसकी आती है क्लोवार्ड और ओहलिन की। और तीसरा समाजशास्त्रीय सिद्धांत मर्टन का व्याधि की या एनोमी सिद्धांत। मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी थी। उन्होंने एनीमी की अवधारणा इमाइल दुर्खिम से ग्रहण की थी। दुर्खिम ने ही सर्वप्रथम एनोमी की अवधारणा का प्रयोग समाज में श्रम विभाजन को स्पष्ट करने के लिए किया था। दुर्खिम की मान्यता थी कि जब व्यक्ति की आकांक्षाएं असीमित हो जाती है, यानी जब व्यक्ति की इच्छाएं और आकांक्षाएं असीमित हो जाती है और जब उन पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो उनकी पूर्ति भी असंभव हो जाती है। असीमित आकांक्षाएं व्यक्ति पर समाज विरोधी व्यवहार करने पर दबाव डालती है, जिससे नियमहीनता पैदा होती है। इनका मानना है कि समाज में श्रम विभाजन के बढ़ने पर समाज के विभिन्न अंगों में सामंजस्यता नहीं हो पाता और समाज की एकता घट जाती है। यानी कि जब नियमहीनता पैदा होगी और समाज में श्रम विभाजन की जब बात करते हैं तो सभी इकाइयां जो है वो एकजुट नहीं होगी, उनमें जो है एकता घट जाती है तथा विभिन्न वर्गों में परस्पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इससे समाज में नियमहीनता या व्याधिकी की स्थिति पैदा होती है। दुर्खिम के इस सिद्धांत को मर्टन ने और अधिक विकसित किया। मर्टन ने बताया कि समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं।
इन सांस्कृतिक लक्ष्यों को किसी तरह से प्राप्त किया जाता है। इसके संस्थागत साधन भी समाज द्वारा स्वीकृत और निश्चित होते हैं। जब सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों में सामंजस्यता नहीं होती है तो ऐसी स्थिति को एनोमी कहते हैं। यह स्थिति ही व्यक्ति पर अपराध करने के लिए दबाव डालती है। जैसे धन कमाकर सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना सभी समाजों में महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही समाज यह भी कहता है कि धन ईमानदारी और वैध साधनों द्वारा जो है कमाया जाए, किंतु यदि कोई व्यक्ति चोरी, कालाबाजारी आदि के द्वारा करता है तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। उन लोगों में जो ईमानदारी का धन अर्जन, चूंकि कालाबाजारी करके अपनी सामाजिक स्थिति को तो ऊंचा उठा रहा है, लेकिन उन लोगों में जो लोग ईमानदारी से धन अर्जित कर रहे हैं उनमें क्षोभ पैदा हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो भी नियमहीनता पर बल देता है, यानी कि वो भी चोरी और कालाबाजारी करने लगते हैं, उनमें क्षोभ पैदा होता है। यदि अधिकांश व्यक्ति धन कमाने के लिए संस्थागत तरीकों को जो है उपयोग में नहीं लाए तो यह स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद हम जब बात करेंगे, D.R. टाफ्ट का सिद्धांत है। टाफ्ट अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि संस्कृति भौतिकतावादी संस्कृति और अभौतिकतावादी संस्कृति दोनों हैं। चूंकि वर्तमान समय में भौतिकतावाद का महत्व ज़्यादा दिखाई देता है और यही दिखावटी संस्कृति, जिसमें टाफ्ट कहता है कि व्हाट यू हैव, यानी तुम्हारे पास क्या है उसको दिखाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास क्या है से मतलब नहीं है, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, तुम क्या दिखा सकते हो वो दिखाइए समाज में। तो वो दिखावटी संस्कृति को प्रमुखता देते हैं। उनका मानना है कि किस उत्कृष्ट वस्तु का उपभोग करते हो इसका अधिक महत्व होता है। ऐसी संस्कृति प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कार खरीदी जाती है तो उसके पड़ोसी भी देखता है कि भाई कि इसके यहाँ कार है तो मैं भी कार खरीदूं, लेकिन जब एक नंबर से वो कर नहीं सकता है, वो कैसे न कैसे फिर उधार ला करके कार खड़ी करता है। तो वो दिखावटी संस्कृति है, वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास भी इस प्रकार कार है। तो ये प्रतिस्पर्धा, दिखावा, उत्कृष्ट वस्तु का उपभोग, भौतिकवाद, उच्च पद का महत्व एवं कानून की अवहेलना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि इसी दिखावटी संस्कृति के कारण अपराध की प्रवृत्ति पनपती है। इसके बाद हम पांचवी जो क्लिफोर्ड शा के सिद्धांत की बात करते हैं। क्लिफोर्ड शा ने अपराध के लिए परिस्थितियों और दशाओं को उत्तरदायी माना है। इसके अंतर्गत क्लिफोर्ड शा ने अपराध के लिए आपराधिक क्षेत्र की अवधारणा दी। आपने कहा कि अपराध किसी भी नगर के केंद्र में अधिक होते हैं। जो जो हम केंद्र से दूर होते हैं त्यों त्यों अपराध घटते जाते हैं। नगर के मध्य में ही अपराध अधिक होते हैं क्योंकि ये भीड़ भाड़ युक्त होते हैं, जहां लोग बेफिक्र होकर मस्ती से घूमते हैं, जिसका लाभ अपराधी लोग उठाते हैं। इसके साथ ही उन क्षेत्रों में अपराध की दर अधिक पाई जाती है जहां मकानों का अभाव हो, गंदी बस्तियां
और व्यक्तिगत संबंधों की कमी, बेकारी, निर्धनता आदि होते हैं। सदरलैंड के अनुसार क्लिफोर्ड शाह का यह मत सदा ही सही नहीं है। एक व्यक्ति इसलिए अपराध करता है कि वह अपराधी क्षेत्र में रहता है, वरन निराशा और विघटित व्यक्तित्व के कारण भी अपराध होते हैं। यह सदरलैंड ने कहा है। अब जिन विद्वानों ने ये सारी बातें कही हैं, क्लिफोर्ड शाह ने कही है, मर्टन ने कही है, ये सदरलैंड ने कही है, डी.आर. टाफ्ट ने कही है, लेकिन कोई एक फैक्टर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है अपराध के लिए। इसके लिए बहुत से कारक उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अगली जो बात हम करते हैं बहुकारकवादी सिद्धांत की। अनेक विद्वानों ने अपराध के लिए किसी एक ही कारक को नहीं वरन अनेक कारकों की सह उपस्थिति को उत्तरदायी माना है। एनरिको फेरी व हीली इसके समर्थक हैं। बहुकारक की धारणा का विकास संकुचित धारणाओं के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। इसके सम्मुख समर्थक ने अपराधी सिरिल बर्ट है। इसके प्रमुख जो समर्थक हैं इंग्लैंड के अपराध शास्त्री सिरिल बर्ट है, जिन्होंने बताया कि अब तक अपराध शास्त्रियों द्वारा दी गई संभावित व्याख्याएं अधिक संकुचित है। सामान्य रूप में कभी कभी वह 4-5 सर्वव्यापी प्रमुख कारणों से तो कभी कभी एक से ज्यादा नई की खोज से संतुष्ट हो जाता है। अपराध अनेक कारणों के मिलने से घटित होता है। सब मिलकर लगभग 170 विशिष्ट परिस्थितियां पाई गई हैं, जिसमें से प्रत्येक बच्चे के अप्रत्याशित व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। सिरिल बर्ट ने 6 फैक्टर बताए हैं, जिसमें आनुवंशिकता, पर्यावरण, शारीरिक, बुद्धि संबंधी, स्वभाव संबंधी तथा संवेग और मनोग्रंथि संबंधी कारक। ये 6 फैक्टर बताए हैं जिसके अंतर्गत अपराध के लिए व्यक्ति उत्तरदायी होता है। टाफ्ट ने अपराध के लिए एकाधिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कारकों को महत्वपूर्ण माना है। इस सिद्धांत की आलोचना ने अल्बर्ट कोहेन ने की है, जिसमें कहा कि बहुकारकवाद में एक प्रभावक को अलग नहीं किया गया है। कई बार एक सिद्धांत में अनेक प्रभावकों को सम्मिलित किया जाता है। बहुकारकवादियों ने प्रभावकों एवं कारणों में भेद नहीं किया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मूल रूप में 2 जो है सिद्धांत इसमें देखने को मिलते हैं। एक वो सिद्धांत जो टाइपोलॉजी के आधार पर है और एक वो सिद्धांत जो समाज की संस्कृति या सीख का परिणाम है। अपराध जो है अपनी संगति के कारण सीखा जाता है, वो चाहे मित्र हो, परिवार हो, पड़ोस है, प्राथमिक समूह के द्वारा सीखा गया व्यवहार है। यदि जन्मजात होता व्यक्ति अपराधी तो उसको सुधारा नहीं जाता, तो ये जेल वगैरह ये सब बेकार की चीज़ है। इसलिए अपराधी प्रवृत्ति सीख का परिणाम होती है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।